हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतीश क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है, टोटल 34 क्वेश्चन है। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और जो बचे हुए 14 क्वेश्चन है उसका आज ये टारगेट है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो पूरे क्वेश्चन शेयर करूं। तो देखते हैं कि ये वीडियो कितना लंबा बनता है और ये पॉसिबल है कि नहीं, तो कोशिश करते हैं। Question number 21. Speed of a boat in still water is x kilometer per hour and the speed of the stream is 3 kilometer per hour. तो पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे ये still water क्या है। तो still water मतलब कि जो पानी रुका हुआ है, मतलब जैसे कि पॉन्ड का पानी होता है, वो किधर भी फ्लो नहीं होता है, उसका एरिया लिमिटेड है, उतने में ही उसको रहना है, तो वो है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हमारे पास जो बोट है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और अगर उसी बोट को मैं स्ट्रीम में लेकर आऊं, स्ट्रीम मतलब जो कि फ्लो हो रहा है, तो वहां पर और वो स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर आप ये समझो कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैं बोट लेके जाऊं तो क्या होगा, वो बोट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। आप एक पेपर बोट का भी इमेजिन कर सकते हो कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो रहा है, जब बारिश के टाइम पे, याद होगा अगर आपने ऐसा बचपन में किया होगा कि जब वो पानी फ्लो होता है तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम अपनी पेपर की बोट रख देते हैं तो वो बड़े आराम से चली जाती है, हमको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता है। और अगर हम उसके एंटी डायरेक्शन में अपना बोट चलाना चाहें तो खैर पेपर का बोट तो चलेगा ही नहीं। तो वो पेपर का बोट क्यों नहीं चला, क्योंकि वो जो वाटर का स्पीड था वो अपोजिट डायरेक्शन में था और जो पेपर बोट का स्पीड है वो उतना ज्यादा था नहीं, तो उसका जो स्पीड है वो माइनस में चला गया और वो रुक गया। खैर, तो यहाँ लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ हमारा जो बोट है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम समझेंगे कि फर्स्ट क्या बोल रहा है। राइट द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इन टर्म ऑफ x। अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो स्ट्रीम ऐसे फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ और हम उसके एंटी डायरेक्शन में अपनी बोट को लेके जा रहे हैं। बोट का स्ट्रीम का फ्लो अगर ईस्ट में है तो हम बोट चला रहे हैं वेस्ट में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी हमारी जो स्पीड है, जो x किलोमीटर स्पीड है, वो कितना कम हो जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो हमारी वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रीम है उसका स्पीड 3 किलोमीटर है, तो उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो हमारा स्पीड यानी बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, x-3। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा x-3 किलोमीटर पर आवर। और फिर है राइट द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इन टर्म ऑफ x। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी लेके जाना है। तो ऑलरेडी बोट की स्पीड x किलोमीटर थी, अभी स्ट्रीम जो है उसको सपोर्ट करेगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो हमारी बोट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी और वो हो जाएगा x+3 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हुआ आपको कि क्यों बढ़ जाएगा, क्यों घट जाएगा? क्योंकि अगर हम किसी भी फोर्स, फिजिक्स में, साइंस में आपने फोर्स मतलब पढ़ा ही हुआ है, फोर्स के डायरेक्शन में आप काम करते हैं तो आपको एफर्ट कम करना पड़ता है। फोर्स के एंटी डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो बस वही है, यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी जब स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी जब स्ट्रीम के साथ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इफ द बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी यहाँ पर x-3 स्पीड से वो 15 किलोमीटर तक गया एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और x+3 स्पीड से 22 किलोमीटर गया, और ये सारा काम उसने कितनी देर में किया है, 5 आवर्स में। तो राइट एन इक्वेशन इन x टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब आप देखो, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में स्पीड है
क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, यानी टाइम सेपरेट नहीं है, स्पीड और डिस्टेंस सेपरेटली गिवन, बट टाइम टोटल दिया हुआ है, टोटल 5 आवर लगा। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही प्रॉब्लम होता है कि करना क्या। तो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि टाइम दोनों का ऐड करके दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बोट 1 को जितना टाइम लगा और बोट 2 को जितना टाइम लगा, उन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मैं इज इक्वल टू 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे, देखो स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ कि बोट को अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हमें मिला कहां से, स्पीड के फॉर्मूले से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, x माइनस थ्री बाय, सॉरी डिस्टेंस पहले हम लिखेंगे, अप स्ट्रीम वो जाता है 15 किलोमीटर, तो 15 बाय x माइनस थ्री, और डाउन स्ट्रीम जाता है 22 किलोमीटर विथ स्पीड x प्लस थ्री, तो 22 बाय x प्लस थ्री। अप स्ट्रीम जाने में ये टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम जाने में ये टाइम लगा, और दोनों टाइम को जब आप ऐड करते हो तो आता है 5 आवर, क्योंकि वो हमें गिवन है। यहां पर देखो कहाँ है, हाँ, इफ द बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, टोटल टाइम 5 आवर है। यानी पहले जाने, ऊपर जाने में और नीचे जाने में टोटल टाइम कितना है, 5 आवर। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बनेगा। और नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन टू इवेल्युएट x। अभी ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी। तो हमने ये लिखा इक्वेशन, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। क्या करना है, पहले देखो ये x माइनस थ्री है, x प्लस थ्री है, 15 को x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करो, 22 को x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो, एंड देन मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर ऑल्सो। 15x प्लस थ्री प्लस 22x माइनस थ्री बाय x माइनस थ्री x प्लस थ्री इज इक्वल टू 5। 15 को x से मल्टीप्लाई किया तो 15x प्लस 15 थ्री जा 45 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय x 22x माइनस 66, और डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी, a प्लस बी ये फॉर्मूला है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अभी आप 15x और 22x दोनों के पास प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, आंसर इज 37x, और यहाँ ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, तो 6 माइनस 5 इज 1, 6 माइनस 4 इज 2 बाय x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया 37x माइनस 21, 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ आ गया 5x स्क्वायर माइनस 9 5 जा 45। इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है, तो 5x स्क्वायर 37 को उधर ले जाओ, माइनस 37x माइनस 45, और ये माइनस 21 इधर आके हो गया प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर इक्वेशन हमारा बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 37x, और ये माइनस 45 प्लस 21, तो 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही प्रीफर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको x का होल नंबर ही मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिल सकता है, मतलब इंटीजर मिलेगा आपको, लेकिन फ्रैक्शन में मिलने के चांस बहुत कम है, तो इसलिए आप फैक्टराइजेशन मेथड ही प्रीफर करना। फिर भी अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी है, नंबर्स बहुत लेंदी है, तो आप फॉर्मूला मेथड भी कर सकते हो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 5 को आप 24 में मल्टीप्लाई करो, 24 5 जा 120,
हमें फैक्टराइज किसको करना है, 120 को, और 120 को फैक्टराइज करके हम देखेंगे कि उसका कौन सा फैक्टर यहाँ पे सूट करता है जो हमें माइनस करके प्लस करके -37 दे दे। तो इसको फैक्टराइज करो, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 15 देन 3 5 एंड 5 1। ये इससे पहले के लेक्चर में भी हमने काफी डिस्कस किया है ये वाला मेथड। ये तब यूज होता है अगर आपके पास नंबर जैसे 120 आए और अभी देखो प्लस माइनस करके 37 लाना है। फैक्टर फाइंड कर लेंगे और फिर ये जो जितने भी इसके फैक्टर आए हैं उसको हम सेट करेंगे कि 2 ग्रुप बनाएंगे इसके, और फिर हम देखेंगे कि वो जो 2 फैक्टर हैं वो प्लस करके 37 देता है कि नहीं। तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर 5 3 5 2 10 10 2 20 20 2 40 40 और ये 3। अगर मैंने ये लिया, खैर ये तो मुझे डायरेक्ट इसलिए पता चल गया क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफी टाइम किया है, बट हो सकता है कि आप पहली बार करें तो आपको इतनी जल्दी ये नहीं मालूम पड़ेगा। तो 2-3 एफर्ट के बाद हम इस तक पहुंच ही जाएंगे। तो 40 और 3, 40 में से 3 माइनस करोगे आप तो -37 आएगा। मतलब मुझे क्या लेना चाहिए, -37 लाने के लिए मुझे लेना चाहिए -40 एंड +3। तो यहाँ हम फैक्टर क्या लिखने वाले, 5x² -40x +3x -24 = 0। यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x - 8, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो x - 8, और ये रफ साइड हो गया आपका। तो 2 फैक्टर हो गए, x - 8 एंड 5x + 3 = 0। x - 8 = 0 मतलब x = 8, और एक है हमारे पास 5x + 3 = 0। 5x = -3, x = -3/5। तो स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसके लिए ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो बोट है, बोट का स्पीड कितना आया, 8 km/h। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कुछ ज्यादा ही स्पीड में एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि हम बहुत दिन से ये मतलब बहुत सारे वीडियो इसके बन चुके हैं। तो अगर आपको नहीं समझा कि कैसे करना है तो आप इसके पहले की वीडियो देख लो। फिर भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 22, a booster pump can be used for filling as well as emptying a tank। एक टैंक है हमारे पास, उसको फिल भी करने के लिए हम पंप यूज कर रहे हैं और उस टंकी को खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए भी हम लोग क्या सेम पंप यूज कर रहे हैं। फिर क्या है क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 2400 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है क्योंकि टैंक 3D होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो इसके लिए यहाँ पे वॉल्यूम है। तो वो जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2400 क्यूबिक मीटर। द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट हायर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी। मतलब जब मैं उस पंप से उस टैंक को हम खाली करते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो मतलब कि उसको एम्प्टी करने की जो उसकी कैपेसिटी है उस पंप की, वो 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट हायर है। किससे, उसको फिल करने से। यानी अगर फिल करने में x क्यूबिक मीटर पर मिनट लग रहा है, x क्यूबिक मीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में x क्यूबिक मीटर तक हम उसमें वाटर फिल कर सकते हैं। और खाली कैसा हो रहा है, खाली हो रहा है 1 मिनट में 10 क्यूबिक मीटर वाटर उसमें से खाली हो रहा है। सॉरी, x + 10, क्योंकि 10 क्यूबिक मीटर ज्यादा है। अगर x क्यूबिक मीटर कम हो रहा है तो जो x क्यूबिक मीटर अगर भर रहा है तो खाली करने के लिए क्या है, x + 10 क्यूबिक मीटर, क्योंकि 10 क्यूबिक मीटर ज्यादा वो खाली हो रहा है। 10 cubic meter per minute higher than its filling capacity and the pump needs 8 minutes lesser to empty the tank than it needs to fill it। भरने में जितना भी टाइम लग रहा है उससे 8 मिनट कम टाइम किसमें लग रहा है, खाली करने में। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप। तो जो पूछा है उसी को हम एक्स एज्यूम करेंगे। लेट द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप इज x क्यूबिक मीटर पर मिनट। क्या लेंगे हम यहाँ पर सोल्यूशन में, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टेटमेंट मतलब वो इक्वेशन कैसे बनेगा। पहले तो व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप, सो लेट द
filling capacity of the pump is x cubic meter per minute। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो इस तरह से हमको वैल्यू दी हुई है क्यूबिक मीटर पर मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम हमको ऊपर रखना है और टाइम नीचे रखना है, इज इक्वल टू हो जाएगा कैपेसिटी। कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम। ये क्लियर है आपको? यहाँ पे वो फॉर्मूला वर्क कर रहा है। एक्स क्यूबिक मीटर पर मिनट अगर उसकी फिलिंग कैपेसिटी है तो उसकी एम्प्टिंग कैपेसिटी कितनी होगी? दैट इज 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट हायर। तो उसकी एम्प्टिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। एम्प्टिंग कैपेसिटी इज x प्लस 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट, क्योंकि वो उससे 10 क्यूबिक मीटर ज्यादा है तो x प्लस 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गई कैपेसिटी और ये लिखा कैसा है? वॉल्यूम बाय टाइम। अब यहाँ पर भी हमको टोटल टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फिलिंग पंप नीड्स 8 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट नीड्स टू फिल इट। मतलब एम्प्टी करने में टाइम हमें कम लग रहा है, भरने में टाइम हमें ज्यादा लग रहा है, और दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 मिनट। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी मिनट में ही है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन आवर में होता और यहाँ ये 8 मिनट दे दिया तो फिर हमें उसको आवर में कन्वर्ट करना होता, लेकिन क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि मिनट मीटर पर मिनट है और ये वैल्यू भी टाइम भी हमको मिनट में ही दिया हुआ है, तो किसी तरह का कोई भी आपको यूनिट में चेंज नहीं करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 का आ रहा है, 8 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। और ये भी हम समझ गए कि खाली करने में टाइम कम लग रहा है, भरने में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अब हम देखेंगे कि भरने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम कैसे एक्स के फॉर्म में लिखें। तो ये आप देखो यहाँ पर कि कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय कैपेसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भरने में कितना टाइम लग रहा है? वॉल्यूम कितना था उसका? 2400 बाय एक्स। और खाली होने में कितना टाइम लग रहा है? 2400 बाय एक्स प्लस 10। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ आपको? 2400 क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो 2400 है, तो 2400 बाय एक्स ये टाइम लगा उसको फिल करने में, और एम्प्टी करने में उसको टाइम लगा। वॉल्यूम इज 2400 और कैपेसिटी है x प्लस 10 क्यूबिक मीटर, तो 2400 बाय x प्लस 10, और टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे आप देखो कि मैंने थोड़ा काम गड़बड़ किया है। ये 10 क्यूबिक मीटर है, यहाँ क्यूबिक मीटर आएगा, और यहाँ पर भी ये क्यूबिक मीटर है, क्योंकि यूनिट जब हम वॉल्यूम का यूनिट लिखते हैं तो हम उसकी यूनिट में क्यूब लगाते हैं। जैसे हम स्क्वायर मीटर लिखते हैं तो वैसे ही वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर आएगा, जो कि मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख दिया था। ऑनलाइन क्लास लेने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप स्टूडेंट ऑन द स्पॉट टीचर्स को बता नहीं सकते कि मिस आपका ये रॉन्ग है। अगर आप ऐसा बता पाते तो ऐसा गड़बड़ नहीं होता। खैर, तो यहाँ पर भी x क्यूबिक मीटर पर मिनट है, तो कैपेसिटी कितना हो गया उसका? x प्लस 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट। और ये आपको समझ गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा? 2400 बाय x माइनस 2400 बाय x प्लस 10 इज इक्वल टू डिफरेंस इज 8। तो हम ऐसा 8 लिखेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर x की वैल्यू आएगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम अभी तक सारे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 2400 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10
x प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, देन माइनस का साइन, 2400 मल्टीप्लाई बाय x इज 2400x बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 8। इसको सॉल्व करो तो 2400x प्लस एक जीरो और बढ़ जाने वाला है 10 से मल्टीप्लाई करके, माइनस 2400x बाय, इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये जो 2400 दिख रहा था x के साथ, ये कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो वो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ ऊपर आपके पास क्या बच गया, यहाँ आपके पास बचा 24,000 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8 बाय 1 लिख देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24,000 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x, और इसको जब हम प्रॉपर अरेंज करेंगे फॉर मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 8x स्क्वायर प्लस 80x, 24,000 आ गया, इधर माइनस का साइन आ गया, उसका प्लेस चेंज हो गया इसलिए। अब आप इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 8 से डिवाइड ये भी हो जाएगा ना, 24,000 8 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 8, सो आंसर इज x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 3 जा 24, तो ये आ गया 3000 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम x की वैल्यू लेकर आएंगे। तो 3000 का आपको फैक्टर फाइंड करना है जिसको कि प्लस करके 10 आ जाए। तो 3000 में हम क्या करते हैं, इसको लेने का एक ट्रिक ये है फाइंड करने का कि आप ऐसा पूरा 3000 कंसीडर मत करो, आप सिर्फ देखो 30 कौन सा नंबर देता है जिसको कि प्लस करके 10 आ जाए। तो 30 आपको दे देगा, कौन सा नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करके 30 आता है और उसको प्लस करके हमें 10 मिल जाए, तो वो नंबर हो सकता है, हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फैक्टर कैसे। तो 300 जो यहाँ मैंने लिखा था 3000, तो मैं आपको बोल रही थी कि ये 30 को कंसीडर करो कि 30 कब आता है, पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर 2 जीरो कम कर दिए तो यहाँ पे भी आपको 10 नहीं देखना है, आपको 1 देखना है। 30 कब मिलता है, 5 6 जा 30, और 6 में से 5 आपने माइनस किया तो 1 आ गया। इसका मतलब कि 5 6 जा 30 अगर आ रहा है तो आप ऐसा 500, आप क्या ले सकते हैं 50 और 60, अगर 50 और 60 लिया तो क्या मिलेगा हमें, 5 6 जा 30 और फिर ये 2 जीरो, यानी आपको मिल जाएगा 30,000, और 50 में से 60 आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 10। तो इस तरह से भी आप नंबर ढूंढ सकते हैं। तो हमने क्या फैक्टर ढूंढ लिया है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको 10 किस में चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो आप लिखोगे पहले 60x प्लस 50x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लो तो x प्लस 60, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 50, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए था। प्लस 60 और माइनस 50 करेंगे तभी आपको प्लस 10 मिलेगा। तो ये हो गया इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x प्लस 60 और यहाँ आ गया x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 60 जो कि हम इग्नोर करने वाले हैं, और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू हो गया 50, जिसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि सॉरी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव। और ये क्या है, ये क्या है, कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है, उसको पानी को, टैंक को फिल करने की कैपेसिटी, और वो कितनी है 50 क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 50 cubic meter per minute. Now the next 23. The hypotenuse of a right triangle is 20 meter. If the difference between the length of other side be 4 meter, find the other side. अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। यहाँ सबसे पहली बात, आपको हाइपोटेनस एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, और
जो हमको क्लू जो दिया है क्वेश्चन में, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ। हाइपोटेनस वर्ड पे ध्यान दो और राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दो। तो राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेनस ये हम किस में यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में। तो अगर हाइपोटेनस वर्ड यूज हुआ है और राइट एंगल ट्रायंगल यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम बनाना है और उस थ्योरम से फिर हमें इक्वेशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा अभी हम देखेंगे। पहले तो हम ये देखें कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड द अदर साइड, यानी अगर ये इसका कुछ इस तरह से डायग्राम है तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस 20 मीटर, दिस इज फिक्स, एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर साइड भी 4 मीटर। ये जो दो साइड बच गए हैं इनके लेंथ का डिफरेंस जो है वो 4 मीटर है। मतलब अगर समझ लो आपकी ये x है तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4। अब आप डिफरेंस को लेके कंफ्यूज मत हो, क्योंकि एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 4 हुआ, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 4 होगा ना। मतलब इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर क्या आएगा? आंसर 4 आएगा। x प्लस 4 माइनस एक्स इज 4। क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पे x प्लस 4 क्यों लिखा है? इस तरह से हमें ये तीनों साइड मिल गए और अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इक्वेशन लेंगे। फाइंड द अदर साइड, तो हमने क्या लिखा? लेट द अदर साइड, आप इसको हाइपोटेनस दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर। लेट द परपेंडिकुलर इज x मीटर एंड बेस इज x प्लस 4 मीटर। ये हमने लिख दिया। एंड नाउ द पाइथागोरस, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया आपका 400। इसको आप किससे एक्सपांड करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 2 जा 8x प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर देखो 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, और ये हो गया आपका 16 प्लस 8x। इसको प्रॉपर हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। 400 को अदर साइड हम लेके जा रहे हैं तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0। और इसको अब आप सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या होगा हमारा इक्वेशन? 2x स्क्वायर प्लस 8x, 400 में से 16 आप माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6, माइनस में आंसर आएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4 एंड 9 माइनस 1 इज 8 एंड 384 इज इक्वल टू 0। ऑल आर इवन नंबर, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड आपको लिखना होगा यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड। ये भी बहुत जरूरी है लिखना, बोथ द साइड। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 2 4 जा 8 माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192। अभी 192 को हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि बिगर नंबर है और हमें टेबल याद नहीं। तो 192 को फैक्टराइज किया तो क्या आ जाएगा? 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये सारे तो हमारे फैक्टर आ गए। और अब हम आगे इसको देखते हैं कि क्या आता है हमारा। हमको 4 चाहिए फैक्टर को प्लस करने से, तो कैसे हो सकता है? चलो ढूंढते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। एक अगर मैं 12 ले लूं और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, एक अगर मैं 16 ले लूं तो पहली कोशिश में ही मिल गया हमें। 16 माइनस 12 इज 4। तो यहां बस हम उसको अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। और यहां से अब हम क्या करेंगे? यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हो? x कॉमन ले सकते हो। x ले लिया,
तो x प्लस 16 और यहाँ से आपने 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 192 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा। आगे क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 16 इन वन बॉक्स, x माइनस 12 इन अदर बॉक्स, फिर आप एक बॉक्स को उठाएंगे, x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 16 और जब आप दूसरे बॉक्स को उठाएंगे तो x इज इक्वल टू 12। फिर वही सेम बात हो रही है यहाँ पर, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी टेकन, ये x इज इक्वल टू माइनस 16 पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 12। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर 2x माइनस 1 मीटर, 4x मीटर एंड 4x प्लस 1 मीटर वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ वापस आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, यानी हमको ये बता रहे हैं कि आपको पाइथागोरस यूज करना है। वेयर x इज ग्रेटर देन 0, अभी यहाँ पे इस बात का कोई मतलब नहीं है, इसको देख के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि वैसे भी लेंथ हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होना है। तो खैर बता दिया है कि x जो है आपको ग्रेटर देन 0 लेना है, x आपको नेगेटिव नहीं लेना है। Find the value of x and the area of the triangle where x is greater than 0। ये थोड़ा जरूरी भी है क्योंकि यहाँ पे लेंथ किस फॉर्म में है, देखो 2x माइनस 1, 4x एंड 4x प्लस 1। तो अगर हमने x नेगेटिव लिया तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी जो कि कंसिडरेबल नहीं होगी, तो x आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, मतलब पाइथागोरस लगाना है, और यहाँ तो तीनों ही साइड आपको गिवन है तो सीधे आप पाइथागोरस लगाओ। इसमें जो आपको लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है, तो वो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा दिख रहा है, ये वाला 4x प्लस 1। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है वही हाइपोटेनस होगा। तो इसको कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस 1 मीटर इज द लॉन्गेस्ट साइड, is the longest side, so it is hypotenuse now by Pythagoras. Now using Pythagoras theorem, हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड साइड 2 स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर। इसे हमने सेट किया। अब इसको आप एक्सपांड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो वो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ मैं पूरा इक्वेशन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कितनी बार बच्चे भूल जाते हैं, तो इससे पहले के इक्वेशन में मैंने नहीं लिखा था, यहाँ मैं लिख रही हूँ। जिनको आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है तो देखो कैसे करेंगे। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको अपन ऐसा पूरा यूज करते हैं। तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर है मतलब 16x स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 टू ज़ा 8x इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा आपको 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू ज़ा 4x एंड प्लस 16x स्क्वायर। तो अब आप ये देखो कि ये जो 16x स्क्वायर है वो इक्वल के दोनों साइड में है, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। और क्या कैंसिल हो सकता है, और ये 1 कैंसिल हो सकता है, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, वो 2 भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहाँ क्या बचा, 4x स्क्वायर और 8x 4x। तो इसको अब आप थोड़ा सेट करोगे, बाकी तो सब खत्म हो गए। इस तरफ हमारे पास है 4x स्क्वायर और उसी साइड है हमारे पास 4x, और साइड चेंज हो रहा है 8x का, तो ये आ जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ देखो, यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं,
हम यहाँ 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर और यहाँ आ गया 4x माइनस 8x इज 4x, और हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया। यहाँ देखो एक काम और फिर से गड़बड़ हुआ कि 2x माइनस 1 है और मैंने यहाँ ले लिया 2x प्लस 1 और आपने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 होने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, माइनस 4x, तो ये माइनस 4x है, माइनस 4x माइनस 8x इज माइनस 12x, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x, तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 3 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, और एक बार हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो एक ही काम हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसके तीनों साइड हमको पता होने चाहिए। तो तीनों साइड क्या है, 2x माइनस 1, 4x, 4x प्लस 1। यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे, हमें साइड मिलेगा, फिर हम एरिया फाइंड करेंगे। तो x हमारा क्या आया था, x3 आया था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइड्स आर, पहला क्या था 2x माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 इज 5, और दूसरा क्या था 4x, तो 4x मतलब 4 इंटू 3 दैट इज 12, और उसके बाद था 4x प्लस 1 मतलब 4 इंटू 3 प्लस 1, तो 4 3 जा 12 प्लस 1 इज 13। तो ये सब हो गए उसके साइड, और ये सब मीटर में थे, तो हम यहाँ मीटर लिख सकते हैं। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी इसका बेस क्या था, बेस हमने दोनों में से कोई भी एक आप ले लो, बेस अगर आप इसको लेते हो, ये तो हमारा हाइपोटेनस था इन दोनों में से, तो 1/2 बेस आप ले लो 12 और हाइट ले लो 5। अगर आप दोनों को चेंज भी करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर आएगा 6 5 जा 30 स्क्वायर मीटर। ये हमारा हो गया एरिया, और ये उसके पहले के क्वेश्चन का था, तो 30 स्क्वायर मीटर इज द आंसर। अभी मैंने डिसाइड किया था कि आज के इस लेक्चर में पूरे 34 क्वेश्चन कर लें, लेकिन ये क्वेश्चन इतने ज्यादा लेंथी हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और रात भी बहुत हो गई है, तो मैं बहुत जल्दी ही इसके आगे के क्वेश्चन अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट 25, 2 squares have side x centimeter and x plus side 5 centimeter. Sum of their area is 697 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन में भी आपको हिंट मिल गया है कि सम ऑफ देयर एरियाज, दोनों के एरिया को मुझे प्लस करना है। प्लस करके आंसर दिया हुआ है, तो प्लस करके आंसर दिया हुआ है मतलब दोनों का एरिया मुझे पता होना चाहिए, और दोनों का एरिया पता करके जब हम उसको प्लस करेंगे तो हम इज इक्वल टू 697 लिखेंगे और फिर हमें हमारा इक्वेशन मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ के और उसमें से जो भी आपको क्लू दिया हुआ है वो फाइंड आउट करना है, तभी हम इक्वेशन बना पाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो हम कर ही लेंगे, एंड देन फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फिर हम क्या करें, अभी जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले तो हम एरिया देखें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर दिए हुए हैं और दोनों स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, और दोनों के जो एरिया है, एरिया को प्लस करके कितना आएगा वो भी दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में, हैव साइड x सेंटीमीटर, तो दिया ही हुआ है साइड्स ऑफ स्क्वायर आर x सेंटीमीटर एंड, और कितना था x प्लस 5 सेंटीमीटर।
फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, या फिर आपको सीधे लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ देयर एरिया। तो पहले का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और दूसरे का एरिया हो जाएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। दोनों का साइड क्या है, एक का है एक्स, एक का है एक्स प्लस 5। तो दोनों के साइड को जब मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, सम ऑफ एरिया, एंड दैट इज 697। अब ये आपको दिख गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको आप किससे एक्सपांड करोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब 5 2 10x। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने बहुत डिटेल से बताया था, इसलिए इसमें थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 697। अब इसको माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 0 तो है ही, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो अब आगे हो गया आपका ये 2x स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ इसको माइनस करो तो 7 माइनस में आंसर आएगा 7 माइनस 5 इज 2 एंड 9 माइनस 2 इज 7 एंड 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये करेक्ट है? 7 माइनस 5 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7 एंड 6। अब आप देख रहे हो कि ये ऑल आर इवन नंबर, वी कैन डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, और 2 से डिवाइड करके हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अभी 386 को हम फैक्टराइज करेंगे और उसके फैक्टर को प्लस करके हमें 5 मिलना चाहिए। तो 386 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर एक बार और हम चेक करते हैं। 2 3 जा 6, या फिर से मैंने काम खराब किया, 7 है ये, तो 2 3 जा 6, 6 72 है ना, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, ये आएगा 336 इज इक्वल टू 0। अब आप 336 को फैक्टराइज करो कि उसका जो फैक्टर है वो आपको फैक्टर को प्लस करके 5 मिले। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं 336 को। 336 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन बाय 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 जा 3, 7 जा एंड 7 1 जा। देखते हैं 5 मिलना चाहिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये लिख दूं, 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21, और 21 में से 16 आप माइनस करोगे तो 16 17 18 19 20 21 हो गया काम ठीक। तो 16 और 21, तो जब ये आप फैक्टर ढूंढेंगे ना तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि 5 चाहिए मुझे, तो ऐसा इक्वल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना कि माइनस करके 5 आ जाए। अभी जैसे मैं अगर ऐसा कर लूं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा चली जाऊं, और फिर उसमें से 7 माइनस करूं, तो इतने बड़े नंबर से 7 माइनस करोगे तो 5 कैसे आएगा। तो ये जब आप फैक्टर निकालेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप बनाना है। तो यहाँ मिल गया हमें 16 और 21, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 21x प्लस 21x माइनस 16x माइनस 336 इज इक्वल टू 0। क्योंकि प्लस 5 चाहिए तो इसके लिए बिगर नंबर प्लस। आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लो, तो आगे आपका x प्लस 21, और यहाँ से आप माइनस क्या कॉमन ले लोगे, 16 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 16 है और x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपको पता ही है कि 16 आने वाला है प्लस में और ये आने वाला है माइनस में, तो माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम लेंगे x इज इक्वल टू 16। तो x का वैल्यू तो हमें मिल गया, और इसके बाद इससे हमें क्या मिल जाएगा, साइड भी मिल जाएगा, क्योंकि एक साइड हमारा 16 है एंड द अदर साइड इज x प्लस 5। तो x प्लस 5 मतलब 16 प्लस 5। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ क्या था क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ वन स्क्वायर इज
16 centimeter and other square is equal to 16 plus 5 is 21 centimeter.